वेलकम टू आवर ए स्मार्ट लर्निंग चैनल्स। आज हम संस्कृत का डे 1 पढ़ने वाले हैं। संस्कृत क्या होता है? संस्कृत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है। संस्कृत एक भाषा है, न कि भाषा एक भावना होती है। इसे प्रेम से सीखा जाता है। समझेंगे तो सबसे बेसिक आज हम समझने वाले, जो हमारे संस्कृत सीखने, बोलने और समझने में मदद देगी। तो आज डे 1 में हम संधि उपसर्ग, जैसा कि हमने कहा था, पढ़ाएंगे। तो संधि की परिभाषा, आगे बढ़ते। अत्यंत सीमित वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। शब्द का अर्थ जानते हैं तो जब दो वर्णों को, जब सबसे समीप दो वर्ण होते हैं, जब उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो उससे कुछ बदलाव पैदा होता है और उस बदलाव को हम संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय जब जोड़ते हैं तो उनसे बदलाव होता है और देवालय बनता है। गण प्लस ईस में जोड़ते हैं तो बदलाव होकर गणेश बनता है। संधि विच्छेद पर आते हैं। संधि जो होता है जोड़ते हैं, और संधि विच्छेद में होता है कि शब्द अपने पूर्व स्थिति पे आ जाता है। यहाँ पे संधि युक्त पद को अलग अलग करके यथापूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब शब्द मूल रूप में अपनी स्थिति में आ जाए तब संधि विच्छेद होता है। जैसे देवालय संधि है और उसे संधि विच्छेद करेंगे तो देव जोड़ आलय होगा। गणेश है, उसका संधि विच्छेद करते हैं तो गण जोड़ ईस होगा। संयोग पर आते हैं। संधि संयोग में बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, पर संयोग है सबसे सिंपल, समझना बहुत आसान है, परंतु संधि में आपको इसके भेद को जानना पड़ेगा। संयोग पर आते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन वर्ण अपने बाद में आने वाले वर्ण से संयोग करता है तो वह संयोग कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जब वर्ण होता है, अगर आपने वर्णों के बारे में अध्ययन किया है तो आपको दिक्कत नहीं है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं तो वर्ण क्या होता है। वर्ण दो प्रकार के थे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तीसरा संस्कृत में है, उसके बारे में भी नहीं बताएंगे, बाद में नेक्स्ट टॉपिक में है। तो स्वर वर्ण 12 होते हैं, जो आ में आ की मात्रा वही सब, और व्यंजन में होता है क ख ग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हलंत लगा, मतलब कि माँ पूर्ण रूप से अकेला है। अगर हलंत नहीं होता तो यह दो वर्ण होते, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, जबकि यहाँ बोल रहा है हलंत में लगा है तो म में ए जोड़ने पर में हो जाएगा। यहाँ पे त्वम प्लस आदि, त्वम आदि क्योंकि हलंत है, म में आ की मात्रा जोड़ रही है, त्वम आदि। सत्यम प्लस एव, सिंपल है, संयोग करना बहुत आसान होता है। अधमा है, उसमें अगला वर्ण ए है तो ए जोड़ देंगे, सत्यमेव हो जाएगा। दिनम में अ जोड़ देंगे तो दिनमपि हो जाएगा। संधि तथा संयोग में अंतर समझ चुके हैं, तो अगर आपने समझ लिया तो वह फिर से रिवीजन। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार परिवर्तन पैदा होता है, जबकि संयोग में बिना किसी विकार या परिवर्तन के ही एक हलंत शब्द दूसरे वर्ण में मिल जाता है। ठीक है, संधि के भेद पर आते हैं। वर्ण विभाजन के अनुसार संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर को अच कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन को हल कहते हैं और विसर्ग, ठीक है। स्वर संधि, अच संधि, परस्पर दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस अरि, देवारी। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सूर्य प्लस ई, सुरेश। अनय प्लस अक, नायक। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, देव जोड़ आरी, देवारी हो गया। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, जबकि में प्लस अक नायक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए और अ जोड़ने पे आय बन जाता है। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। यदि हस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के सामने सजातीय अर्थात उन्हीं के समरूप अ, ई, उ और री आ जाते हैं तो उन दोनों के परस्पर मिलने से दीर्घ संधि बन जाता है। यहाँ पे जैसे सिंपल समझते हैं, सजातीय क्या हुआ, यहाँ पे अ है लास्ट में, तव के लास्ट में अ है और आदेश के फर्स्ट में अ है। पहला पद का अंतिम शब्द और दूसरा शब्द का
प्रथम शब्द जब जोड़ते हैं, जोड़ने के क्रम में आ की मात्रा तभी आएगी या फिर बड़ा वर्ण तभी आएगा जब दोनों समान सज आती है। जैसे यहाँ पे अ है और दूसरा में अ आ रहा है, तो इक्वल टू आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा। उसी प्रकार हम हरसू में कर सकते हैं, ई की मात्रा में कर सकते हैं और री की मात्रा में कर सकते हैं। दूसरा है गुण संधि। अगर आप ये सब समझ जाते हैं तो आपको संधि, उपसर्ग या फिर संस्कृत बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप संस्कृत आराम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। अब यहाँ गुणों की बात कर रहा है। हमने यहाँ आ के मात्रा बड़ा करना सीखे कि दीर्घ संधि लगाना है, दीर्घ आ के मात्रा। अब यहाँ उनके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो यदि अ या आ के सामने हस्व या दीर्घ ई उ री ली हो तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ई का उ ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, अली का अल हो जाता है। जैसे सुरेश का है तो क्या बोला, ई का क्या होगा, ए होगा तो सुरेंद्र हो गया। उ का होगा ओ, सूर्योदय। ब्रह्म ऋषि का अर हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। तवल का तवलकार। वृद्धि संधि। यदि अ या आ के सामने ए या ओ आ जाए तो दोनों के स्थानों पर ए तथा अ या आ के आगे या अ आ जाए तो दोनों के मिलने पर अ हो जाता है। सिंपल समझते हैं। यहाँ भी वृद्धि संधि का ही बात कर रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, ए और ए आए तो ए हो जाएगा, बड़ी ए की मात्रा, और ओ या ओ आ जाए तो बड़ी ओ की मात्रा होगा। जैसे एक प्लस एक, एक, क्योंकि अंतिम में ए की मात्रा है जो छोटी है तो बड़ी ए की मात्रा डालेंगे। जल प्लस औध, औध बड़ी आ की मात्रा है तो बड़ी औ की मात्रा ही डालेंगे, जल औध। यद संधि। यदि हस्व या दीर्घ ई उ री या ली के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः ई का य, उ का व, री का र, अली का ल हो जाता है तथा आगे का स्वर उसमें जुड़ जाता है। यहाँ बोल रहा है कि इनके यहाँ किसके बारे में बोल रहा है, ई के बारे में बोल रहा है, उ के बारे में बोल रहा है और री के बारे में। तीन स्वर वर्णों के बारे में बोल रहा है। अगर इन सब के आगे भिन्न स्वर आ जाए तो इस तो क्या होगा, य प्लस स्वर होगा। जैसे यदि अपि तो यद्यपि हो गया, सुआगतम स्वागतम हो गया, और मात्रा आदेश ऊपर हमने समझा कि ई होता है तो यह होगा इसलिए यद्यपि, उ होता है तो वह होगा इसलिए स्वागतम, और री होता है तो र होगा जैसे मातृ आदेश। नेक्स्ट है अयादि संधि। यदि ए या एक ओ या अ वर्णों के बाद कोई स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमश ए का ऐ हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है और उसमें स्वर जुड़ जाता है। यहाँ देखते हैं, ए प्लस स्वर इक्वल टू आई प्लस स्वर, ठीक है। हरे प्लस ए है, यहाँ अगर छोटा ए होगा तो आई जुड़ेगा, बड़ा ए होगा तो आई, छोटा ओ होगा तो अव और बड़ा ओ तो आव जुड़ेगा। हरे प्लस ए हरे, ने अति, गए अक गायक, अने अक नायक, ठीक है। पूर्व संधि। यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो और उसके आगे ओ या औ या हो तो अ का पूर्व पद हो जाता है। पूर्व पद कैसा, ये एस जैसा दिख रहा है ना, ये एस नहीं है, ये संस्कृत में आता है, ऐसा हो जाएगा। तथा अ के स्थान पर ये लग जाता है, ये चिन्ह एस जैसा चिन्ह लग जाता है, इसे पूर्व संधि कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ए या ओ इक्वल टू अ जोड़ेंगे तो ए की मात्रा और ये होगा। जैसे ते प्लस अपि, ते अपि, अ के स्थान पे ये आएगा, ते एसो प्लस अपि, एसो अपि। व्यंजन संधि। अब हम पूरा 6 खत्म हो चुका है, अब अगला है व्यंजन संधि। ये कितना है, इसके 12 भेद है। सिंपल समझ जाएंगे, 12 भेद है। जब व्यंजन वर्ण के आगे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उन दोनों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जगत प्लस इस जगदीश हो जाता है, कुछ अंतर है, विकार परिवर्तन पैदा हुआ है। व्यंजन संधि के 12 भेद है।
पहला स्तुत संधि, सकार या त वर्ग के सामने सकार या च वर्ग आ जाए तो श का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। यहाँ देखते हैं, ये त वर्ग जो है त थ द ध न और सकार यानी तालव्य सा और च वर्ग च छ ज झ या, तो क्या स का इक्वल टू हो जाएगा दंत स का तालव्य सा और त वर्ग का क्या होगा च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस है और सेते, तो रामस स के आगे क्या है, दंत सा के आगे तालव्य सा है, तो दंत सा का तालव्य सा हो जाएगा। दुष्चरित्र, स दंत स के आगे क्या है, च की मात्रा है, तो क्या होगा, ये तालव्य सा होगा। दंत स के आगे तालव्य सा है तो तालव्य सा, और दंत स के आगे च है तो भी तालव्य सा ही होगा। यहाँ आप ध्यान से देखते हैं, स के आगे अगर त वर्ग या फिर दंत सा आता है तो उसका तालव्य सा ही होगा, और त वर्ग के आगे च या फिर स आता है तो उसका च वर्ग ही होगा। चुत्व संधि 2 नंबर में आते हैं, यदि सकार या त वर्ग के साथ स या त वर्ग हो तो दोनों के मिलने से सकार या ट वर्ग हो जाता है। ऊपर में हम क्या समझे थे कि सकार और त वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो सकार या त वर्ग के सामने अगर तालव्य स और च वर्ग आ जाता है तो स का तालव्य स और होगा और त का क्या च वर्ग होगा। यहाँ हम समझते हैं स का और त वर्ग के साथ क्या होगा, तो अगर सकार होगा तो ये वाला स लगेगा, और त वर्ग होगा तो ट वर्ग लगेगा। जैसे रामस प्लस टीकते, तो स है तो स के साथ ये वाला स लगेगा, जैसे रामस टीकते। दुस प्लस त दुस्त, और कृष प्लस न कृष्णा। जसत्व संधि, यदि पद के अंत में वर्ग के प्रथम वर्ग के परे व वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व हो तो से में से कोई वर्ण हो तो पूर्व वर्ण का अपने से तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि अगर इनमें से कोई तीसरा प्रथम वर्ग के परे प्रथम जो वर्ग है क्या है, क च ट त प है, इन सबको छोड़ के तीसरा जैसे च क्या है छ हो गया, च छ ज झ, च को छोड़ के क च ट त प को छोड़कर जितने भी वर्ण आते हैं अगर आगे, तो उनके स्थान पर क्या होगा, उस वर्ण का तीसरा हो जाएगा। तो जैसे क का तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग, च का तीसरा वर्ण क्या है, च छ ज। उसी प्रकार से दिक प्लस अंबर भिन्न स्वर है, तो दिक का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग होगा तो दिगंबर होगा। वाक का तीसरा वर्ग ग होगा तो वागेश होगा। अनुनासिक संधि, अगर च होता तो क्या होता, कमेंट करें। अनुनासिक संधि, यदि पूर्व पद के अंत में क च ट त प के आगे कोई अनुनासिक पंचम वर्ण आ जाए तो उस विकल्प से अपने वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। विकल्प के स्थान पर तीसरा वर्ण भी जुड़ सकता है। अगर विकल्प है तो तीसरा जुड़ेगा, नहीं तो पांचवा जुड़ेगा। जैसे जगतनाथ, त है उसका पांचवा वर्ण न होता है, इसलिए वहां पे जगत प्लस नाथ को जगन्नाथ लिखा है। जगत त का पांचवा वर्ण न होता है, इसलिए जगदीश। एक मिनट, त हाँ, अब ऊपर में पांचवा वर्ण जोड़ा है और नीचे वाला में तीसरा वर्ण जोड़ा है, दोनों हो सकता है, या तो पांचवा जुड़ेगा या तो तीसरा जुड़ेगा। आपके पास दो विकल्प है और आप कुछ भी डाल सकते हैं। अनुस्वार संधि, अनुसार के बारे में आप तो जानते ही होंगे। यदि पदार्थ के म के आगे कोई व्यंजन हो तो म का अनुसार हो जाता है। अब यहाँ पे म और न पे ध्यान देते हैं। ये दो इकलौते ऐसे वर्ण हैं जो अनुस्वार का रूप लेते हैं, अनुस्वार का रूप लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, हरिब प्लस वंदे है तो हरि वंदे हो गया। त्वम प्लस वंशी है तो त्वम वंशी होता है। ये जो हरि के ऊपर जो बिंदु है ना, उसे अनुस्वार कहते हैं, और त्वम के ऊपर भी अनुस्वार ही लगा, तो न और म जो होते हैं वो अनुस्वार का रूप ले लेते हैं अगर उन दोनों के आगे में कोई दूसरा भिन्न स्वर हो। आगे आते हैं, 6 पे पहुंच चुके हैं, अभी 6 बाकी है।
पर सवर्ण संधि। यदि पद के बीच में म के स्थान पर होने वाले अनुस्वार के आगे किसी का व्यंजन आ जाए तो उस अनुस्वार को उस वर्ष का 5वां वर्ण हो जाता है। परंतु पद के अंत में प सवर्ण विकल्प से अर्थात कहीं होता है और कहीं नहीं होती, कहीं होता है और कहीं नहीं होता। जैसे सम प्लस गति, यहाँ पे जो म है उसे आप विसर्ग भी लिख सकते हैं और संगति के जैसा भी लिख सकते हैं। विकल्प है आपके पास दो, या तो आप उसे विसर्ग के रूप में लिखे या फिर उसे पूर्ण रूप से विस्तार करके संपूर्ण की तरह लिखे। जैसे समगति में क्या है, यहाँ पे दो विकल्प है, या तो आप उसे पूर्ण विस्तार करके संधि का प्रयोग करके लिख सकते हैं या फिर सिर्फ फॉर्मूला का प्रयोग करके बिंदु दे सकते हैं ऊपर में विसर्ग अनुसार। सम प्लस पूर्ण में इसमें भी अनुसार डाल सकता था, पर नहीं, विकल्प है आपके पास दो, या तो आप उसे पूर्ण रूप से लिखें या फिर आप उसे सिर्फ बिंदु देकर छोड़ दें। अब आते हैं 7वां वर्ण, न को अनुस्वार। ऊपर हमने पढ़ा था क्या, न और म के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, न को अनुस्वार करना है। यदि पदार्थ न और म के बाद व्यंजन वर्ण का 1 2 3 4 जैसे हम जाते हैं या स ये सारे आते हैं तो वर्ण हो तो न और म के स्थान पर अनुसार होता है। ऊपर हमने जान चुका है कि नम प्लस थे नमन, नमन से अंते, यसान प्लस ही यसान से। चतुर्थ वर्ण का नियम, चतुर्थ वर्ण का नियम आ चुके हैं, 8 तक पहुंच चुके हैं। यदि वर्ण के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थी वर्ण के बाद ह आ जाए तो ह को विकल्प से उसी वर्ण का चौथा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ण से मतलब अगर क वर्ण में है तो उसका चौथा वर्ण होगा, चौथा वर्ण हो जाता है। और पहले वर्ण को अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। यह दो विकल्प है, या तो आप चौथा डालें या तो तीसरा। जैसे वाक प्लस हरि चतुर्थ वर्ण का नियम बताता है, तो यहाँ पे वाक प्लस हरि है तो आप क्या करेंगे, या तो वाघरी, वाक प्लस हरि के जैसा वाघरी लिखे या फिर तिथि वर्ण लगा के वाघहरि कर दे। उसके बाद है ततहानि, या तो ततधानी लिखे या तो ततहानि लिखे। त थ द ध तीसरा, नहीं तो त थ द ध, त थ द, या तो द डाले या तो ध डाले, आपके पास दो ऑप्शन है। न के स्थान पर अनुस्वार ऊपर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अब तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि पदार्थ न के बाद, यदि कोई पद है जो न से अंत होता है, यहाँ पदार्थ के बारे में जानते हैं। पद अंत दो वर्णों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। एक पद जो स्वर, जो क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को पद कहते हैं। और अंत मतलब अंत में, तो पदार्थ के अंत में न अगर आता है तो च छ हो और उसके बाद क्या सामने क्या च छ है ना हो, तो अनुस्वार को अनुसार या अनुनासिक हो जाता है। और साथ ही सभी, जैसे हम जान चुके न के स्थान पर अनुस्वार, यदि पदार्थ न के बाद च छ हो तो न को अनुसार या अनुनासिक हो जाता है और साथ ही स भी जुड़ जाता है। षट, यदि पदार्थ न के बाद ट ठ हो तो न को अनुसार या अनुनासिक हो जाता है तथा स भी जुड़ जाता है। अब दंत स में आते हैं। यदि पदार्थ न के बाद त थ हो तो न को अनुनासिक अनुस्वार साथ ही स भी जुड़ जाता है। यहाँ 3 स के बारे में बात, 2 स के बारे में बात करें। पहला स के बारे में बोल रहा है, ट ठ हो तो पहला स लगेगा और त थ हो तो दूसरा स लगेगा और अंत में वो स जुड़ जाएगा। जैसे कस्मिन चित, कस्मिन चित है तो जोड़ने पे क्या होगा, च छ है तो क्या लगेगा, तालाब में दंत स लगेगा, तो दंत स लगा है कस्मिन चित। ठीक है। दिस दृतांत छगान है, तो यहाँ पे एक छोटा सॉरी तालाब में सा भी, यहाँ तालाब में सा भी जुड़ेगा। ये स थोड़ा दंत सा नहीं, यहाँ दंत सा को हटा के तालाब में सा कर दे। ठीक है। भक्तान प्लस तार है, भक्तान तार है। यहाँ पे कितने सा, 3 सा होते हैं। सट स, तालाब सा, दंत सा। तो तालाब सा और दंत सा दोनों एक साथ पे लिखना था, पर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, इसलिए
वहाँ छूट चुका है। तो आप दंत स तालव्य सा को जोड़कर ही रखेंगे साथ में, या तो तालव्य सा लगेगा या तो दंत सा लगेगा। त तथा थ को ध होना। अब त और थ को ध कैसे लिखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ शब्द जो होते हैं जब जोड़ते हैं, जैसे तद प्लस हानि, तद धानी हो जाता है। ध लिखे तो यहाँ पे त और थ को ध हो जाना। यदि किसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण से परे त थ हो तो त थ को ध हो जाता है, या चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। चतुर्थ, जैसे लब्ध प्लस त, तो त क्या है, और जैसे भ है, भ चतुर्थ वर्ण में आता है तो उसका तृतीय वर्ण कर देंगे, तो तृतीय वर्ण क्या होगा, प फ ब, तो लब्ध हो गया। बुद्ध का तृतीय वर्ण, अब यहाँ तृतीय वर्ण नहीं लगाए, हम चतुर्थ वर्ण लगाएंगे। विकल्प से चतुर्थ वर्ण, या तो चतुर्थ वर्ण लगाए या तो तृतीय वर्ण। यहाँ बुद्ध प्लस त, हमने चतुर्थ वर्ण लगाया है बुद्ध। त को ल हो, यदि त थ द ध न के बाद ली आ जाए तो त वर्ग को ली हो जाता, परंतु न के स्थान पर होने वाला अनुनासिक हो जाता है। जैसे तत् प्लस लय, तल्लय। कान प्लस लोकान, कालोकान। च का आगम, यदि ह्रस्व अ ई उ ली स्वर के बाद छ आ जाए तो बीच में च जुड़ जाता है। यदि दीर्घ स्वर के बाद च विकल्प से जुड़ता है, ठीक है। परि प्लस छेद, परिच्छेद। वी प्लस छेद, विच्छेद। लता प्लस छाया, लता छाया है, लता छाया। अब आते हैं विसर्ग संधि। संधि का अंतिम भेद विसर्ग संधि। विसर्ग के आगे स्वर या विसर्ग आ जाए तो दोनों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के 6 भेद होते हैं। विसर्ग को स कहते हैं कब, यदि विसर्ग से परे वर्गों के प्रथमा द्वितीय वर्ण तथा श और स वर्ण हो तो विसर्ग को दंत सा हो जाता है। जैसे मन प्लस तथा, मनस्तथा। हरि प्लस तत्र, हरिस्तत्र। नमः प्लस कार, नमस्कार। विसर्ग को श और श कब पढ़ेंगे, यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा, सट सा और दंत सा रहे तो विसर्ग विकल्प से होता है, अर्थात या तो विसर्ग आप डालें या तो नहीं डालें, ठीक है। क और ख, ट और ठ और पर फ रहे तो सट सा ही लगेगा। चार छ रहे तो तालव्य सा, और त और थ रहे तो दंत सा लगेगा। जैसे निह प्लस कपट, क ख है तो तालव्य ये सट सा। निह प्लस चलम, च है तो तालव्य सा निश्चलम, और निह प्लस तेज, त है तो दंत सा निस्तेज। विसर्ग को अ, ठीक है। यदि विसर्ग के स्थान पर स हो तो उसको र होकर पुनः उ हो जाता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और आगे भी अ हो तो पुनः गुण संधि होकर अ हो जाता है, तथा आगे का अ पूर्व रूप हो जाता है। जैसे स प्लस अपि, सो अपि हो जाएगा। क प्लस अपि, को अपि हो जाएगा। विसर्ग है तो ओ की मात्रा डालेंगे और अ को एस जैसा आकार होता है वो डालेंगे, ठीक है। विसर्ग का ओकार की मात्रा ही डालना है। यदि विसर्ग के आगे पूर्व अ हो और बाद में किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य अलावा हो जाता है, जैसे मन प्लस रथ, मनोरथ। मन प्लस हर, मनोहर। विसर्ग का लोप 5वां पे आ चुके हैं। विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तो उसके आगे से कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे अतः प्लस एव, अतएव। देव प्लस आगच्छति, देवागच्छति। विसर्ग का र, विसर्ग से पूर्व अ से भिन्न कोई स्वर हो और उसके आगे का वर्ण तृतीय, चतुर्थीय या पंचम वर्ण या य र ल व या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे अग्नि प्लस नश्यति, अग्निर्नश्यति। धू प्लस दस, दूरदश। विसर्ग अथवा ट का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ। यहाँ आप देखते हैं कि विसर्ग का लोप करना है और उसके जगह पे र डालना। जैसे निर प्लस निर या फिर ने, ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर र विसर्ग को र भी कभी कभी पढ़ते हैं। जैसे निह को निर भी पढ़ सकते हैं।
तो नी प्लस रस नीरज या नीरस, सॉरी, नी प्लस रस नीरस, यहाँ पे नीरज होना चाहिए था नीचे में। नी प्लस रज इक्वल टू नीरज, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है। अच्छा, आप समझिए। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द खंड है जो क्रियाओं से पहले आकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। इसके संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक है, तो श्लोक है, उपसर्गे धत्वार्थो बलदायंत्रे नियते प्रहार हार सहार विहार परिहारवत। उपसर्गों की संख्या 22 है, किंतु दो उपसर्ग के समान परिणाम होने के कारण 22 ही प्रयोग में आते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 है, किंतु दो, सॉरी ये डबल हो गया। पहला प्र, ये प्र उपसर्ग है। प्रकार, पंच, प्रचार, प्रवेश, प्रवेश, चुप रहे। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द खंड है जो क्रियाओं से पहले आकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इनके संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक है, उपसर्गे धत्वार्थो बलदाय नियते प्रहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्गों की संख्या 22 है, किंतु दो उपसर्ग के समान परिणाम होने के कारण 20 ही प्रयोग आते हैं। जैसे उपसर्ग क्या है कि पद के आगे आते हैं और प्रत्यय पद के पीछे आते हैं। तो आगे आ रहा है प्रकार, विकार परिवर्तन हुआ, अर्थ बदला है। प्र प्लस कार इज गो टू प्रकार। अगर हम सिर्फ कार को ले तो आप गाड़ी समझ सकते हैं, पर अगर हमने उसके आगे उपसर्ग प्र लगा दिया तो उसे प्रकार पड़ेगा, या फिर टाइप्स, इंग्लिश में टाइप्स जिसे कहते हैं। प्रवेश, प्रचार, प्रकाश, इसी प्रकार से परा होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, परु नहीं, यहाँ परा है, परा। जैसे पराजयम, पराभव, पराकाष्ठा, अपकाश, अपयश, अपसरणम, समहार, संस्कार। यहाँ पे जैसा क्या ऊपर पढ़े थे, माँ को विसर्ग हो जाना, यहाँ पे माँ का विसर्ग हो गया है। अगर यहाँ न भी होगा तो न कभी विसर्ग ही होगा। अनुभव, अव का अवनति, निर और निस, यहाँ देखिए 22 का बात किए थे, तो यहाँ देखिए निर और निर दोनों समान अर्थ ही देते हैं। या तो निस करे तो निर्यात होगा और निर करे तो भी निर्यात होगा। यहाँ पे दुस है अदुर, अगर दुस में गम जोड़ते हैं तो भी दुर्गम होगा, और दुर में भी गम जोड़ते हैं तो दुर्गम ही होगा। विहार, विकास, विश्वास, आहार, आचार, आकाश, ठीक है। नी प्लस संदेह, निसंदेह, निनाद, निवारणम, निकाय, अधिकार, अधिभार, अध्यादेश। अपि का प्रयोग सामान्य स्थानों पर नहीं होता है, ठीक है। अति, अत्याधिक, अत्याचार, सुपुत्र, सुभोजन, सुदर्शनम, उद्धार, उद्भव, उन्नति। ये सब अगर आप संधि अगर 22 में 20 अगर आप याद करते 22, तो आपको संस्कृत बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप संस्कृत में अच्छे नंबर चाहते हैं, वैसे हमें नंबरों से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जीवन क्या है, सीखना होता है। अगर हम जीवन में अगर ये सब सीख सकते हैं, सीख जाते हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं किसी से भी नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ हैं तो डरना नहीं है, बस प्यार से सीखते जाना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको अलग से इसके बारे में बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अव्यय जो होते हैं, सामान्यतः अव्यय को आप याद ही कर ले अवश्य, अत्यधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अव्यय, क्योंकि अग्र ये सब हमारे डेली लाइफ यूज में आते हैं। अग्र आगे होता है, अतः इसलिए होता है। तो इसका एक संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वसु त्रिषु लिंगेषु चरवासु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न युवेति तदव्यम। अर्थात अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसका रूप, लिंग, वचन और पुरुषों के कारण नहीं बदलता है। मतलब अव्यय जो है, या तो उपसर्ग लगाए, चाहे प्रत्यय लगाए, या फिर संधि जोड़े, इससे उसका कुछ अर्थ में परिवर्तन होगा, इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल डेली लाइफ यूज में बोलते हैं, वही सब शब्द आते हैं। जैसे अग्र का आगे अतः का इसलिए, इसके बाद अथः का अब, अचरी रात का शीघ्र, अकस्मात का अचानक। अगर आप ये अव्यय के बारे में अगर आप और भी
चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से इसके शब्दार्थ के बना दूंगा, अगर आप कमेंट्स करें तो। अब प्रत्यंत पे आते हैं, कृदंत। अब यह प्रत्यंत जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक है प्रत्यय और दूसरा जो होता है स्त्री प्रत्यंत। ये बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी में समय ना, और दूसरा है स्त्री प्रत्यंत। तो जल्दी जल्दी भी समय आपका न गवाते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, टॉपिक पे आते हैं। तो कृदंत धातुओं क्रियाओं से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत और कृत कहलाते हैं। धातुओं से जो जुड़ते हैं उन्हें उन प्रत्यय को कृत या कृत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जिन क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत, मतलब जो पद है, पद के जो अंत में जब कृत जुड़ते हैं तो उस पद को पदार्थ ना कहकर कृदंत कहते हैं, और उनसे बने रूपों को कृदंतीय रूप कहते हैं। जैसे कृत जोड़े, किसी पद में कृत जोड़ते अंत में, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगता है। ध्यान से सुन ले, फर्क होता है। उपसर्ग ऊ है तो ऊ आगे उपसर्ग, और प्रत्यय मतलब पीछे। पद के आगे तो उपसर्ग और पद के पीछे तो प्रत्यय। पीछे प से पीछे तो प्रत्यय और आगे अ से उपसर्ग। तो बस आपको बस इतना ध्यान देना, आगे और पीछे ध्यान देना है, ठीक है। तो कृत जो प्रत्यय है कृत, अगर किसी पद में जोड़ते तो कृदंत कहलाएगा, और जब उनसे जब रूप बनाते हैं तो उन्हें कृदंतीय रूप कहते हैं। रूप के बारे में अभी बताते हैं, याद रखिए। जैसे क्री है, ये है धातु, ठीक है। क्री धातु, धातु क्या होता है? तो धातु होता है, अगर आपने पढ़ा है तो नीचे तरीके से कमेंट कर दे, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लीजिए। कृत जो धातु होते हैं, जो क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे गम जाना, क्री करना, श्रु मतलब सुनना, और तवत होता है, ये प्रत्यय होता है, धातु के पीछे लगने वाला होता है, जो प्रत्यय होता है। ये जो कृतवान है ये होगा कृदंत, जो हाँ कृदंत। और जो कृतवती है और कृतवत है, ये सब हो जाएगा क्या? कृदंतीय रूप कहते हैं। इनसे बने हुए शब्द क्रियार्थक, संज्ञा और प्रमुख है रूप से विशेषण होते हैं। इनसे जो बनते हैं जो शब्द है वो क्रियार्थक, क्रिया के रूप में, संज्ञा और प्रमुख रूप से विशेषण होते हैं। कुछ क्रियाओं के कालों और उनके विभिन्न रूपों को परिलक्षित करते हैं। यह मुख्यतः 4 कृत्य ही प्रत्यय लिखे जा रहे हैं, जिनका अभ्यास अभी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 तो इम्पॉर्टेंट है, अब बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे इससे समझेंगे। तो कत्वतु, जिसे हम इस जो प्रत्यय का सिर्फ तवत ही जोड़ते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्या है, भूतकाल में क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ किया है, क्रिया धातु में अगर कोई शब्द को या फिर किसी क्रिया को भूतकाल में दिखाना है तो कुछ नहीं, बस उसमें क्रिया प्लस तवत जोड़ देना है, क्रिया हो जाएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी में होते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि संस्कृत में 3 भाग है, क्योंकि ये संस्कृत है। अब आगे बढ़ते हैं। कृतवान, कृतवती या कृतवत। पुल्लिंग में हम सिर्फ कृतवान जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में हम कृतवती जोड़ेंगे, और नपुंसकलिंग में सिर्फ वत जोड़ेंगे। ध्यान से देख ले, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जोड़ेंगे। और सिर्फ जोड़ने मात्र से हमारा जो क्रिया है वो भूतकाल में हो जाएगा। धातु प्लस तवान प्लस धातु प्लस तवती प्लस धातु प्लस तवत। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, आपका ऊपर पर देख चुके। ऊपर के उदाहरणों को देखकर समझ सकते हैं कि भूतकाल में धातु का प्रत्यय कत्वतु में पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक में तवत लगाने से भूतकाल में अव्यय बना सकते हैं। 2 और 3 के बारे में जानते हैं। कत्वा और लप्त। ऊपर हम क्या जाने, कत्वतु, नीचे है 2 नंबर में तवत, कत्वा, और 3 है लय, ल्यप। असमापिका, असमापिका क्या होता है, ठीक है।
अभी इसी में पढ़ेगा असमापिका। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने से पहले दूसरी क्रिया आकर बिना समाप्त हुए आगे वाली क्रिया को वाक्य समाप्त करने का अवसर दे तो पहली क्रिया असमापिका मानी जाती है। जैसे खाकर जाता है, असमापिका क्रिया में क्या होता है कि पहली क्रिया समाप्त हुए बिना दूसरी क्रिया का बोध करा देती है। ठीक है, जैसे क्या खाकर जाता है, खाकर जाता में क्या खाकर भी है और वो खा के जाएगा भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में इसके लिए कत्वा और लप्य है। ठीक है, खाकर जाता है, जाता में कत्वा और लप्य दो होते हैं। खाद प्लस कत्वा, धातु प्लस कत्वा जोड़ने पे खादित्वा होगा। पढ़ प्लस कत्वा में पठित्वा होगा। साथ ही इनका प्रयोग उन्हीं क्रियाओं के साथ होता है जिनसे पूर्व किसी उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग वहाँ भी होगा, धातु प्लस कत्वा में भी होगा और वहाँ पे भी होगा जहाँ धातु के आगे उपसर्ग, जैसे यहाँ पे क्या है गम प्लस क्या है आगत्य लिखा है, तो आगत्य कितना है उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है और यहाँ पे दो प्रत्यय है। ठीक है, आ प्लस गम प्लस कत्वा प्लस लप्य आगत्य, वी प्लस हस प्लस लप्य इज इक्वल टू विहस्य। कत्वा लप्य तुमन प्रत्ययों से बने शब्द प्राय अव्ययों की तरह ही प्रयुक्त होते हैं और तीनों लिंगों में समान होते हैं। इनसे लिंग भेद नहीं होता। तो कत्वा के बारे में जानते हैं। कत्वा क्या होता है, धातु प्लस त्वा जोड़ेंगे उसमें, कत्वा में से त्वा ही बचता है। जैसे गम प्लस कत्वा, गत्वा यहाँ जाकर बोला है। जी प्लस कत्वा जीत कर। लप्य में क्या उपसर्ग प्लस धातु प्लस लप्य प्लस य, लप्य का जो है ना सिर्फ यह बचता है, तो कुछ नहीं करना, बस धातु प्लस उपसर्ग प्लस क्या बोल रहा है उपसर्ग प्लस धातु प्लस यह जोड़ देना है। लप्य प्रत्यय में उपसर्ग के बाद धातु फिर लप्य यह जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे यहाँ लिस्ट दे चुका है, धातु प्लस वशीष उपविश्य बैठकर, यहाँ बैठकर। आ प्लस दाय प्लस ल्यप आदाय। ठीक है, 4 नंबर में आते हैं तुमन के लिए। तुमन के लिए धातु में धातु प्लस तुम जोड़ेंगे। ठीक है, तो तुम प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अंत में आता है। मूल क्रिया से तुमन लगाने पर जो अर्थ होता है वही अर्थ उसके संज्ञा रूप में अर्थम अथवा चतुर्थी विभक्ति का जोड़ने से होता है। अब आप सोचते हैं यहाँ विभक्ति क्या होता है। विभक्ति पे उतना अभी डीपली नहीं जाने वाले हैं, अभी हम सिर्फ संधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको संस्कृत का शुद्ध उच्चारण, आपको सही मायने में संस्कृत का अर्थ जानना है तो हमारे वीडियो पे बने रहें, क्योंकि हम सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, हमें सिर्फ लोगों को संस्कृत सिखाना है, संस्कृत समझाना है और संस्कृत समझना है। मज़ा आएगा संस्कृत पढ़ने में साथ में। तो बढ़ते आगे तुमन में। ठीक है, तुमन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में आता है। मूल क्रिया से तुमन होता है, लगाने पर जो अर्थ होता है वही अर्थ उसके संज्ञा रूप में अर्थम अथवा चतुर्थी विभक्ति का रूप जोड़ने से होता है। तुमन प्रत्यय से केवल तुस शेष रहता है। उदाहरण श्रु प्लस तुमन श्रो तुमन। संज्ञा के रूप में क्या होगा, श्रवण प्लस अर्थम श्रवणार्थम। अच्छा, चतुर्थी विभक्ति श्रवणाय। यह हम जान चुके हैं कि जब श्रु प्लस तुमन जोड़ते हैं तो क्या बचा, ओ तुम बचता है, श्रो तुमन। ठीक है, संज्ञा रूप जब उसका होता है तो श्रु का संज्ञा क्या होता है, श्रवण होता है, और श्रवण प्लस अर्थम जो कि यहाँ पे क्या है श्रवणार्थम। चतुर्थी रूप क्या होगा, उसका श्रवणाय होगा, श्रवण प्लस आय श्रवण प्लस आय। उदाहरण जैसे अहम दातुम इच्छामि, मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा में क्या है, ये अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे संज्ञा शब्द नहीं है पर यहाँ पे आ रहा है संज्ञा शब्द, जैसे कि ऊपर दिया गया है। पहला में संज्ञा शब्द नहीं था तो क्या दिया है, दातुम दिया, दातुम है ना, श्रोतुम दातुम। और अब संज्ञा रूप में अगर आता है तो श्रवण प्लस अर्थम श्रवणार्थम। अब नीचे आता है। ठीक है,
अहम दानार्थम इच्छामि। अब संज्ञा रूप में क्या होगा, दान प्लस अर्थम, जैसे यहाँ पे अर्थम है तो यहाँ पे अर्थम है, और इच्छा भी का हो गया, ई की मात्रा तो इच्छा भी हो गया, मैं देना चाहता हूँ। तीसरा क्या, चतुर्थी रूप, चतुर्थी रूप में अवनाय होगा, ठीक है। अहम दानाथ, अहम दानाय इच्छा भी, सॉरी यहाँ दाना यह होगा, या था हो चुका गलती से, यह दानाय इच्छा भी, मैं दान देने के लिए इच्छा करता हूँ। यहाँ दानाय का अर्थ है इच्छा करना, अगर धातु में आय लगा देते तो इच्छा करना हो जाता, ठीक है। इसका होगा धातु प्लस तुमन प्लस अर्थ। खाद का खादितुम, श्रो प्लस तुमन श्रोतुम, अगम प्लस तुमन गंतुम, खाने के लिए, सुनने के लिए, जाने के लिए। 5 और में आते श्रित, श्रित का अर्थ होता है करता हुआ, वर्तमान कालिक विशेषण, ये वर्तमान काल में आता है। वर्तमान काल में परस्मै पदी धातुओं से श्रित होता है और आत्मेनी धातुओं से सानच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आता है श्रित करता हुआ, वर्तमान कालिक विशेषण, ठीक है। ये वर्तमान काल में प्रयोग होगा। वर्तमान काल में परस्मै पदी धातुओं से श्रित होता है और आत्मेन पदी धातुओं से सानच होता है। श्रित का भी अर्थ लगभग असामापिका क्रिया ही होता है, जिनका तात्पर्य ऐसा होता है हुआ या करता हुआ। इस प्रत्यय से बने शब्द विशेषण की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे खादन प्लस बालक, खाता हुआ बालक, खादंती बालिका, खाती हुई बालिका। इसका होगा धातु प्लस श्रित प्लस पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, सॉरी धातु प्लस श्रित क्या होगा, धावन, स्त्रीलिंग में धावती, नपुंसक में धावत। इसका अर्थ होता है दौड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुल्लिंग होगा तो लास्ट में हलंत न लगेगा, स्त्रीलिंग हुआ तो अंति, और अगर पुल्लिंग नपुंसक लिंग होता है तो लास्ट में आधा त जुड़ता है या फिर हलंत त, और इसका अर्थ होता है दौड़ते हुए, ठीक है। अब अनिट और सेठ की बात करते हैं। अनिट का अर्थ होता है ई से रहित प्रत्यय, मतलब वह प्रत्यय जिसमें ई की मात्रा नहीं आता है, और सेठ का अर्थ होता है प्रत्यय प्लस ई, जिस प्रत्यय में ई की मात्रा लगता है। तो पहले कृत प्रत्यय पे आते हैं, जो अनिट है, मतलब कि ई से रहित है, ई उसमें नहीं आता है। कृत प्रत्यय, इसका अर्थ होता है हो चुका, ठीक है। हो चुका के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में अगर हो चुका है तो कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे धातु भ है प्लस कत, तो भूत हो गया, पुल्लिंग में भूता, स्त्रीलिंग में भूता और नपुंसक में भूतम। इसमें हम मूल शब्द है भूत, और पुल्लिंग में हम विसर्ग लगाते हैं, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग में अधम या फिर हलंत जोड़ते हैं। कृत्य प्रत्यय यह सेठ है, यानी कि ई की मात्रा, जैसे कथ प्लस कथ, कथ प्लस कथ, तो कथित हो गया। तो स्त्रीलिंग में हम कथी प्लस विसर्ग, कथित, कथित प्लस आ की मात्रा, और नपुंसक में कथितम, अर्थ इसका अर्थ होता है कहा गया, ठीक है। और कतवतु पे आगे बढ़ते, कतवतु का सिर्फ वत बचता है, ठीक है। तो धातु प्लस प्रत्यय, इसका अर्थ होता है चुका चुकी में आता है, जैसे पा प्लस कतवतु, पीतवतु, पीतवाद, पीतवती, पीतवत, ये सब का अर्थ ही पी चुका होता है। अगला है सेठ है धातु प्रत्यय मूल, ठीक है। अब कंप प्लस कपवतु, ये जो कंप है ये जो सेठ धातु होते हैं, और जो पा है वो होता है, एक मिनट, सेठ धातु, ये सब सेठ धातु में आते हैं। जबकि जो भ है, कम है, पा है, प्रच है, इस है, ये सब होते हैं अनिट, अनिट प्रत्यय से आते हैं। ये सब सेठ प्रत्यय से आते हैं। आगे तवत, तवत जो प्रत्यय है उसमें धातु प्लस तव्य जोड़ते हैं, तवत का सिर्फ तव्य बचता है। जैसे पठ प्लस तव्य, पठितव्य, पठिताव्य, पठितम, इसका अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ चाहिए के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो पुल्लिंग में तव्यत है, पठत, विसर्ग, स्त्रीलिंग में व्या, और नपुंसकलिंग में अधम लगाएंगे। अनियर धातु प्लस निय, तो अनियर का सिर्फ निय बचता है, जैसे पठ प्लस निय, पठनीय, अर्चनीय, गमनीय, ठीक है। सॉरी यहाँ पे
पठ का पठनीय, अर्चनीय, अर्चनीय या अर्चनीय हो जाता है। यहाँ पठ नहीं अर्च होना चाहिए था, गलती हो गया। सानच करते हुए, धातु प्लस मान, सानच का सिर्फ मान होगा, सानच नहीं होगा, ठीक है। तो धातु प्लस प्रत्यय, सेवा प्लस सानच, सेवा मान, सेवा मान, असेवा मान, और नपुंसक में सेवा मानव, उसका अर्थ होता है सेवा करते हुए, सानच का अर्थ होता है करते हुए। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा सर्व संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या बोला कि तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो होते हैं तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन बदलाव कर दे, उन्हें तद्धित शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतुम हो गया, इनी हो गया, तो यत्तल हो गया, तरप या यसून हो गया, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं मतुम का। मतुम प्रत्यय का प्रयोग वह इसके पास या इसमें है अर्थ में होता है, या तो इसके पास या तो इसके इसमें है। इस प्रत्यय का मत शेष रहता है, मतलब मतुम में सिर्फ मत बचता है और कुछ नहीं। जिन शब्दों के अंत में अ या आ हो तो प्राय मत का वत हो जाता है। अगर शब्दों के अंत में अ है तो वत होगा और आ है तो भी वत होगा। अन्य स्वर के लिए वत का ही प्रयोग होता है। सील प्लस मतुम, सीलवत, सीलवान, सीलवती। गुण प्लस मतुम, गुणवत, गुणवान, गुणवती। इन्हीं प्रत्यय का अर्थ होता है वाला। तो जैसे धन है प्लस इन तो धनीन, धनीम, धनीने, धनी, ठीक है। इसका अर्थ होता है धनवान या धन वाला। प्राण प्लस इन, प्राणीन, प्राणी, प्राणिनी, अप्राणिनी। इसका अर्थ होता है प्राण वाला या प्राणवान। त्वत् या तल, त्वम, त्वम, तल इज इक्वल टू ता, मतलब इसका सिर्फ ता बचता है। इस प्रत्यय में कुछ बस ता लगा देना, खत्म हो गया बात। तो गुण प्लस तल, गुणता। लघु प्लस त्वा, लघुत्व। निपुण प्लस तल, निपुणता। अवीर प्लस त्वा, वीरत्वम। ठक ई प्रत्यय, ठक इज इक्वल टू इक, मतलब जो ठक प्रत्यय है इसका सिर्फ हम इक ही लेते हैं और कुछ नहीं। इसका प्रयोग विशेषण शब्दों के लिए ठक आदि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वर्ण अगर अ या आ है तो आ में परिवर्तित होगा, ठीक है। और जैसे समाज प्लस इक है, समाज प्लस ठक है तो सामाजिक। पहला वर्ण अगर उ या उ हो तो अ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे पुराण प्लस ठक, पौराणिक है। यहाँ पहला वर्ड से रिलेटेड है, पहला वर्ड हमको लेना ना कि अंतिम वर्ड। तो क्या है, पुराण है, प में उ की मात्रा है तो अ हो जाएगा, पौराणिक। पहला वर्ड ई या ई है तो ए हो जाएगा। जैसे दिन, दिन में पहला वर्ड क्या है, ई की मात्रा है तो क्या होगा, ए की मात्रा, दैनिक हो जाएगा। तरप प्लस ई या सून, जब दो वस्तुओं के में से एक वस्तु को अधिक दिखाना हो, यहाँ क्या कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, दिखाना हो तो क्या होगा, तो विशेषण बोधक शब्द के साथ तरप या अर्थात तर और ईएस यानी ईएस जोड़ते हैं। शब्द प्लस तर, जब शब्द में तर जोड़ते हैं तो गुरु प्लस तर, लघु प्लस तर होता है, ठीक है। जब ईएस जोड़ते हैं तो गरियस, अर्थात जो गुरु जो है, गुरु का क्या लिखेंगे, सिर्फ गर लिखेंगे और लघु का सिर्फ लग। तो दोनों सिंपल है, बस जो तर होता है जब तर जोड़ते हैं ना तो गुरु ही लिखते हैं और बस उसमें तर जोड़ते हैं। जबकि ईएस जब दूसरा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो जो गुरु का सिंपल फॉर्म क्या होगा, गर होगा, तो गर में ईएस, गरियस। लघु का सिंपल होगा लघ, तो लघ प्लस ईएस, लघियस जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यातव्यम, यह विशेषण की उत्तरमावस्था है जिससे वस्तु की तुलना की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा राम चतुरतः अस्ति, राम और मोहन से चतुर है, मतलब राम जो है मोहन से चतुर है। ये दोनों प्रत्यय बहुतों में से एक को अधिक बताने के लिए मतम, तब, स्थन, स्था के लिए विशेषण बोधक शब्द के साथ तमप, तम तथा इष्ट जोड़ते हैं। शब्द प्लस तमप, तब, स्थन, इष्ट। जैसे गुरु प्लस तर, गुरुतर हो गया, लघु प्लस तर, लघुतर हो गया। पर अगर हम यहाँ पे गरिष्ठ
जो होता है गुरु से क्या गरिष्ठ होता है, तो गर प्लस इष्ट गरिष्ठ। लघु जैसे ऊपर हम पढ़ना था कि गरियस जब दूसरा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो जो शब्द होता है अपना पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो गुरु का गर हो गया, लघु का लघु हो गया, गरिष्ठ और लघिष्ठ ये दोनों प्रत्यांत अकारांत होते हैं। इनमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। तो प्रत्यांत भी खत्म हो गया। अब अंतिम है स्त्री प्रत्यांत। ठीक है, संस्कृत और हिंदी भाषा में पुल्लिंग संज्ञा रूपों और विशेषणों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने की प्राचीन परंपरा है। इनमें विशेष रूप से अ और ई प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो जब ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें स्त्री प्रत्यात में सिर्फ दो ही प्रत्यय आते हैं, या तो आ लगाई या तो ई लगाई, आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे टाप का अर्थ होता है आ में प्रयोग होता है। जैसे एक को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो विसर्ग हटा के आ के मात्रा डाल दिए। यह ध्यान देने बात है कि जब पुल्लिंग शब्द होता है तो विसर्ग लगेगा, स्त्रीलिंग होता है तो आ की मात्रा, और नपुंसक लिंग होता है तो हलंत लगेगा, वो भी माँ हलंत लगेगा। अश्व का अश्वा, मूसिका का मूसिका, अध्यापक का अध्यापका। ठीक है, अब डीप जो है डीप, जैसे ऊपर हमने टाप को आ पढ़ा तो डीप को ई पढ़ेंगे। दाता का दात्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, नर का नारी। और थोड़ा थोड़ा दिमाग से भी सोच के, क्योंकि देखिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे पति है तो पति का पति, तो पत्नी का पत्नी होगा, क्योंकि ये सब यूजिक शब्द है, ये सब बेसिक है, तो ये सब पता होना चाहिए। जैसे नर है तो नर क्या होगा, नारी होगा। अब नर ही तो नहीं होगा, यहाँ पे नारी का प्रयोग होगा। ठीक है, विद्वान का विदुषी, ये सब पहले से बने हुए आते हैं। जैसे विद्वान का विदुषी होगा, ये लिखा हुआ है, पहले से बन चुका है। गुरु का गुरवी होगा। ठीक है, आनी, ठीक है, प्रत्यांत। मुनि प्लस मुनि है जो स्त्रीलिंग है, अगर हम उस पर आनी जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मुनि है, मनु है, मनु, तो मनु का सिंपल फॉर्म मन हो जाएगा। अब मन प्लस आनी मानवी हो गया। अग्नि का सिंपल फॉर्म अग्ना हो जाएगा। यहाँ पे क्या सिंपल फॉर्म डाल के बस आनी जोड़ दिया गया। जैसे गुण का क्या होगा, गुण का सिंपल फॉर्म आनी हो तो गुणिनी हो गया। मेरा मूर्तिकार का मूर्तिकारिणी, मालाकार का मालाकारिणी। आ ई आनी, ये शब्द में ये तीनों मतलब कुछ शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि जो स्त्री प्रत्यांत है उनमें से तीन प्रत्यय आते हैं, या तो आ जोड़ी, या तो ई जोड़ी, या फिर आनी जोड़ी। तीनों से स्त्रीलिंग शब्द ही बनेगा। जैसे पर कुछ शब्द में ये तीनों प्रत्यय आते हैं और कुछ में नहीं। ठीक है, जैसे अब इसका सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि कुछ ही शब्द में इनका तीनों आते हैं तो कुछ में कुछ दो या फिर एक ही आ गया। जैसे आचार्य पर आते हैं, आचार्य का स्त्रीलिंग हो जाए आचार्य, उसका क्या होगा, पहले तो आ जोड़े, चलिए आचार्य में आ जुड़ गया, ई जोड़े ई भी जुड़ गया, आनी जोड़े आनी भी जुड़ गया। जबकि हम यवन में जोड़ते हैं, यवना में तो आ की मात्रा नहीं जुड़ेगा, जबकि ई की मात्रा जुड़ेगा और आनी की मात्रा जुड़ेगा। क्षत्रिय में क्षत्रिया, क्षत्रिय, क्षत्रियनी, मतलब कुछ भी होता है और कुछ भी नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर वीडियो।